दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का पेपर नंबर फर्स्ट जो होता है बाल विकास, उसके राजन सीरीज को हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं और ये क्लास नंबर 8 है और इसके पहले हम लोग 7 क्लास जो है देख चुके हैं। तो चलिए, इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसके बाद में वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले। इसके पहले हम लोग 62 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो 63 नंबर में है कि बाल बाल निर्देशन का महत्व बताइए। बाल निर्देशन का महत्व इसमें देखना है हम लोगों को। बाल निर्देशन का महत्व निम्न प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार हैं? यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, बाल निर्देशन से शिक्षकों को बालकों की क्षमताओं की जानकारी मिलती है। और सेकंड नंबर है, बाल निर्देशन के माध्यम से शिक्षकों को बालकों की रुचियों की जानकारी मिलती है, बालकों की क्षमताओं की जानकारी मिलती है, रुचियों की जानकारी मिलती है। और बाल निर्देशन के अंतर्गत जो है माध्यम से शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान रखता है। शिक्षक जो होता है व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकता है। और उसके बाद में बाल निर्देशन की सहायता से शिक्षक बालकों को अनुशासित ढंग से रख सकता है। तो यहाँ पे इतना समझ में आया होगा, इतना ही लिखना था। उसके बाद में देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर में है, सीखने सिखाने तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण में योगदान क्या होता है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में यही क्वेश्चन किस रूप में आया हुआ, सीखने में समुदाय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। समुदाय का जो महत्व होता है सीखने में, उसको जो है बताना है यहाँ पे। तो सीखने में समुदाय का महत्व निम्नलिखित क्षेत्रों में है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे हो गया, समुदाय बालकों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है, समुदाय, ठीक है। उसके बाद में समुदाय बालक के शारीरिक विकास पर समुचित ध्यान देता है। उसके बाद में समुदाय के सहयोग से विद्यालय का वातावरण अच्छा बना रहता है और समुदाय में बालक को आत्म प्रकाशन तथा आत्म विश्लेषण का अवसर मिलता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, सामाजिक विकास जो होता है वो बाल विकास के संदर्भ में क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे है, मानसिक विकास का अर्थ होता है, मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है, बालक का समाजीकरण परिवार में ही आरंभ होता है। समाजीकरण जो होता है वो परिवार में ही आरंभ होता है। परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करते हैं, बालक भी वैसे ही व्यवहार का अनुकरण करता है। बालक में सामाजिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बालक में सामाजिक विकास के लिए बालक के माता पिता की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का वातावरण, माता पिता का दृष्टिकोण आदि अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। ठीक है, इन सभी का योगदान सामाजिक भूमिका में होता है। उसके बाद में देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है, सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता क्या है? बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है, सृजनात्मकता से आशय कोरो एवं कोरो के अनुसार, ये को नहीं है, ये कोरो एवं कोरो के अनुसार है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। बालकों में सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पे है, बालकों में सृजनात्मक का विकास करने के हेतु आवश्यक है कि उनके शिक्षक भी सृजनात्मक प्रवृत्ति के हों। ठीक है, कोई भी टीचर हो गया, जब उसमें सृजनात्मकता का गुण नहीं है तो वो बालक को नहीं सिखा सकता है। तो इसीलिए जो है शिक्षक का भी सृजनात्मकता का प्रवृत्ति होना बहुत ही अति आवश्यक है। दूसरों शब्दों में कहा जा सकता है कि अध्यापक साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भिन्न भिन्न सृजनात्मक कार्य प्रस्तुत करके अपने छात्रों की सृजनात्मक अभिवृत्ति को प्रोत्साहित करने में समर्थ होने चाहिए। ठीक है, अध्यापकों को चाहिए कि वह छात्रों के कार्यों की प्रशंसा करे तथा सृजनात्मक कार्यों के प्रति उनमें आत्मविश्वास भरे। उसके बाद में 67 नंबर है, यहाँ पे है, परिपक्वता को परिभाषित कीजिए। मैच्योरिटी को परिभाषित करना है और उसके बाद में इस पर टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पे परिपक्वता का अर्थ एवं परिभाषा। परिपक्वता वह स्थिति होती है, कौन सी स्थिति होती है,
जैसे हो गया कोई एज हो गया, जैसे शैशवावस्था में 1 से 5 होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था में 12 से 18 होता है। तो 18 वर्ष की उम्र में जितने भी पैरामीटर होते हैं बालक में, बाल विकास के अंतर्गत हमको पता होता है, तो वो जितने भी पैरामीटर है उसमें जो है मैच्योर हो जाते हैं, सब जानकारी हो जाती है, सब कुछ जो है विकास और वृद्धि हो जाती है, वहाँ पे वृद्धि और विकास हो जाती है। तो उसी को कहते हैं मेच्योरिटी। जिस एज में जो कुछ बालक को करना चाहिए उस लेवल को प्राप्त कर लेता है, तो उसी को कहते हैं मेच्योरिटी, परिपक्वता। बोलते हैं कि बालक परिपक्व हो गया, जिसमें वह शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः 25 वर्ष की आयु परिपक्वता की आयु मानी जाती है, यानी 25 वर्ष तक कोई भी बालक हो गया वो जो है परिपक्वता की आयु मानी जाती है, मनोविज्ञान के अनुसार, बाल विकास के अनुसार। इस अवधि में शरीर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है 25 वर्ष की अवस्था तक। बोरिंग महोदय क्या कहते हैं? बोरिंग के अनुसार अगर देखें तो परिपक्वता गौण विकास है, जिनका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक होता है। सीखने में परिपक्वता का योगदान, परिपक्वता प्राप्त होते ही स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की समझ का विकास हो जाता है और वह शीघ्र सीख लेता है। अब हम लोग 68 नंबर देखते हैं। मूल्यों के विकास से आप क्या समझते हैं? मूल्यों के विकास से आप क्या समझते हैं? नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को स्पष्ट करना। यहाँ पे कौन कौन से मूल्य? नैतिक मूल्य तथा सामाजिक मूल्यों को स्पष्ट करना है। मूल्यों के विकास से आशय है नैतिक मूल्यों के विकास तथा सामाजिक मूल्यों के विकास में बालकों में होना। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं। जिन मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति की भलाई हो, दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, उन्हें हम नैतिक मूल्य कहते हैं। जैसे हो गया सत्यता, ईमानदारी, ये सब नैतिक मूल्य होते हैं। मोरल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं नैतिक मूल्य। और दूसरा देखते हैं सामाजिक मूल्य क्या होता है। समाज में ही व्यक्ति जन्म लेते हैं और उसी में उसका विश्वास होता है। यदि व्यक्ति के अंदर समाज में रहते हुए दूसरों को सहयोग देने की आदतों को विकास हो गया तो इसे ही सामाजिक मूल्य कहा जाता है। बच्चों में नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों को विकसित करने की जिम्मेदारी उसके परिवार तथा विद्यालय की होती है। जो कि परिवार जो होता है वो अनौपचारिक होता है और विद्यालय जो होता है वो औपचारिक होता है। तो ये नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारी किसको होता है? ये जो है परिवार को और उसके बाद में विद्यालय को होता है। 69 नंबर देखते हैं। बुद्धि परीक्षण क्या होता है? बुद्धि परीक्षण क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, अथवा बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, ये जो है 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण से आशय क्या होता है। वह परीक्षण जिसके द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जाता है कि इसका आईक्यू लेवल क्या है, क्या कमी है, कहाँ तक इसके बुद्धि का विकास हो चुका है, इसी को कहते हैं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण कहलाता है। बुद्धि परीक्षण के समय विभिन्न प्रकार के मानसिक का जैसे गणना करना, समस्या का समाधान, भाषा योग्यता किया जाता है। अब बुद्धि के प्रकार देखते हैं। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। प्रशासन की दृष्टि से बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इसमें किसी एक पर्सन का एक ही समय पर परीक्षण किया जाता है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसमें एक बालक की नहीं, इसमें अनेकों बालक की एक समूह में बैठाकर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। सभी को के लिए एक ही पैरामीटर होता है। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण क्या होता है? इस प्रकार का बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल एक व्यक्ति का प्रशासित किया जाता है। ठीक है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक साथ कई व्यक्तियों पर प्रशासित किया जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब हम लोग 70 नंबर देखते हैं। सीखने में स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार का होता है? तो सीखने में स्थानांतरण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में जब सहायक होता है तो मतलब प्रयोग करते हैं, तो उसी को कहते हैं सीखने में स्थानांतरण, यानी लर्निंग ट्रांसफर इसे कहते हैं। और ये इसके प्रकार की अगर देखें तो इसे ये धनात्मक स्थानांतरण होता है, ऋणात्मक स्थानांतरण। जैसे एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में जब सहायक होता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और ऋणात्मक स्थानांतरण उसे कहते हैं जब एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सहायक ना होता है, बाधक होता है, तो उसी को कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। अब हम देखते हैं कैंडलैग ने क्या कहा स्थानांतरण को,
कि अंतर पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे कि एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान को दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना, उसी को कहते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। फर्स्ट नंबर है धनात्मक स्थानांतरण। इसमें है जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है? ऋणात्मक स्थानांतरण की अगर बात करें, जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, धनात्मक स्थानांतरण में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, और इसमें जो है ऋणात्मक स्थानांतरण में बाधक होता है। ये आप लोगों को ये कीवर्ड याद करना है। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? ये है 71 नंबर क्वेश्चन। तो बाल्यावस्था का अगर एज लिमिट देखे तो 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक आयु, इसे जो है प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। और इसमें जो है उम्र में सामाजिक संबंध बनाने की भावना बालक बालिकाओं में स्पष्ट दिखाई देने लगती है। 72 नंबर देखते हैं, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? किशोरावस्था की अगर एज लिमिट की बात करें तो 13 से 14 वर्ष का होता है, परंतु वैयक्तिक अंतर होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। व्यक्तिक विभिन्नता मतलब अंतर होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मेच्योरिटी लेवल होती है, कब उनका किशोरावस्था होता है। ठीक है, ये बाल विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत 13 से 14 वर्ष एज लिमिट माना गया है। इस कारण किशोरावस्था के आरंभ का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों का तारुण्य काल भिन्न भिन्न आयु में आरंभ होता है। अतः उनकी किशोरावस्था का आरंभ तभी से माना जाना चाहिए। यह अवस्था लगभग 18 से 19 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? ये आईक्यू, आईक्यू से आप क्या समझते हैं? मानसिक बुद्धि लब्धि की परिभाषा तथा इसका सूत्र लिखिए। और बुद्धि लब्धि से आपका क्या आशय है? तो यहाँ पे है बुद्धि लब्धि क्या होता है। बुद्धि लब्धि के विषय में बीनी का मत है कि आयु वृद्धि के साथ साथ बालक के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इसी कारण उसके प्रत्येक आयु स्तर ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्न संकलित किए। उसकी यह धारणा थी कि एक आमुख आयु का सामान्य बालक कुछ विशेष से प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे सके। तो अलग अलग जो है आयु होता है, यानी जैसे हो गया 15 वर्ष, 15 वर्ष में जो पैरामीटर जो है उसी प्रकार के प्रश्न देते हैं जो 15 वर्ष के बच्चे जो है उसे कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं बुद्धि लब्धि, और ये परिभाषा हो गया। इसी धारणा पर उसने मानसिक आयु के प्रत्यय को जन्म दिया है। ठीक है, अब कोल तथा ब्रूस ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। बुद्धि लब्धि के अगर सूत्र की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस इसे कहते हैं। और ये मेंटल एज है और ये क्रॉनिकल एज है। मल्टीप्लाइज ऑफ ये होता है बुद्धि लब्धि आईक्यू। अब शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास का वर्णन करना है। शैशवावस्था में संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास हम लोग देखते हैं। शैशवावस्था में प्रमुख संवेग क्रोध भय तथा प्रेम होता है। शैशवावस्था की बात करें तो इसमें जो प्रमुख संवेग होते हैं 3 संवेग होते हैं। कौन कौन से? क्रोध भय तथा प्रेम होते हैं। शैशवावस्था में भी संवेगात्मक विकास दिखाई देता है जो इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं क्रोध। ये शैशवावस्था में क्रोध दिखाई देता है। बालक जब 1 वर्ष से कम उम्र का होता है, 1 वर्ष से कम उम्र का होता है तो क्रोध की अभिव्यक्ति अधिक तेजी से करता है। यदि उसकी दूध की बोतल उसके मुंह से छीन लिया जाता है तो उसके प्रति गुस्सा दिखाता है वह बालक। वह अपना पैर पटकता है, हाथ मारता है और चीखने लगता है। प्रेम क्या होता है? वह अपनी माँ के प्रति जो है प्रेम दर्शाता है, पहचानने लगता है। उससे अलग करने पर शिशु रोने लगता है। ठीक है, और भय क्या होता है? शिशु में भय की भी दिखाई देता है, जैसे तेज बोलने पर वह रोने लगता है। अब माध्यम से आप क्या समझते हैं? माध्यम मीडियम, मीडियम से आप क्या क्या समझते हैं? ठीक है, तो माध्य से आशय केंद्रीय प्रवृत्ति के समस्त मापनों में सर्वाधिक विश्वसनीय एवं स्थिर माप माध्य होता है। किसी एक श्रृंखला के सभी अंकों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त मूल्य जो प्राप्त होता है उसी को माध्य कहते हैं। माध्य को ही समांतर माध्य कहते हैं या औसत कहते हैं। जैसे कुल संख्याओं का योग बटे कुल, मतलब
जो प्रेक्षक होते हैं सभी का योग बटे प्रेक्षकों की संख्या। जैसे 5 लोग हैं, 5 व्यक्तियों का अंक दिया है तो 5 व्यक्तियों के अंकों का योग हो जाएगा और बटे में करके 5 व्यक्त हो जाएगा तो संख्यों का योग तो 5 हो गया। ठीक है, तो अंश और हर अंश में संख्याओं का योग जो है, और उसके बाद में कितने लोग हैं बटे करके। और प्रश्न नंबर 76 है, माध्यिका से आप क्या समझते हैं? माध्यिका से आते माध्यिका श्रेणी के मध्य बिंदु होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माध्यिका ये यही होता है। जैसे हमको अगर बताना है माध्यिका, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हो गया माध्य, और उसके बाद में इसी को कहते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, ये सभी एक ही होते हैं। और इसी को अगर हम औसत कहें, औसत कहें तो ये सभी जो है माध्य होता है। माध्य में क्या होता है, जैसे हो गया 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्तियों का जो अंकों का पूर्णांक दिया है, पूर्णांक में कितने नंबर पाए हैं? जैसे 2 नंबर पाए हैं, 5 नंबर पाए हैं, 6 नंबर पाए हैं, 3 लोग हैं तो तीनों की संख्याओं का योग 3 यहाँ हो गया और योग ये हो गया ऊपर का अंश का। अब 6 5 11 और 11 जो हो 2 13 हो गया और बटे 3, तो ये क्या हो गया? माध्य हो गया। अब हम जो देखते हैं ये माध्यिका देखते हैं। माध्यिका में क्या होता है, जैसे हो गया 3 5 7, तो इसमें ऐसा करिए इधर से एक अंक उड़ाइए, इधर से उड़ाइए, और ये बीच का जो होगा ये माध्यिका हो गई। यहाँ पे विषम संख्या दिया है, अगर हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद में 7 हो गया। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है। अब इसमें कैसे उड़ाना है, एक इधर उड़ाए, एक इधर उड़ाए, एक अंक इधर, एक अंक इधर। अब ये बचा है 2, यहाँ पे तो एक बचा था तो इसीलिए जो है इसी को मान लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अगर 2 अंक बचे तो 4 और 5, 2 अंक है, 2 से भाग दीजिए, तो 5 4 9 हो गया, और उसके बाद में 2 से भाग देंगे, यही जो है ये माध्यिका हो जाएगी। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करने की 2 विधियां होती, अव्यवस्थित परदत्तों से माध्यिका ज्ञात करना और व्यवस्थित परदत्तों से माध्यिका ज्ञात करना। ठीक है, अब बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि क्या होता है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, ये सभी हम लोग देख रहे हैं। तो बुद्धि से आशय देखते हैं, बुद्धि सोचने की क्षमता होती है, बुद्धि से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। और बुद्धि बकिंघम क्या कहते हैं, बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। बुद्धि के प्रकार की बात करें तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है, स्थूल बुद्धि होती है और अमूर्त बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत अगर देखें तो इस बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा इसके साथ व्यवहार करने की योग्यता होती है। स्थूल बुद्धि क्या होती है? इस बुद्धि का अभिप्राय विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता से होती है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? इस बुद्धि से अभिप्राय गणितीय संकेतों को समझने से होता है। अब हम लोग देखते हैं आईक्यू। आईक्यू हम लोग पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे ये फार्मूला हम बता चुके हैं आप लोगों को, तो इसको छोड़ रहे हैं। उसके बाद में 79 नंबर है, भाषा विकास के सिद्धांत बताइए और विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास को समझाइए। भाषा के 3 प्रमुख सिद्धांत होते हैं, कौन कौन? भाषा का विकास स्वतः होता है, भाषा का विकास जो होता है वो स्वतः होता है, और भाषा वातावरण में सीखी जाती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो क्या है, भाषा का विकास जो होता है स्वतः होता है, और ये वातावरण में सीखी जाती है और अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास, सबसे पहले देखते हैं कि शैशवावस्था में भाषा विकास किस प्रकार से होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब कोई भाषा नहीं जानता है। इस समय बच्चा केवल रोना और मुस्कुराना जानता है। ठीक है, बच्चा जब 6 वर्ष आ ई आदि स्वर बोलने जान जाता है। 1 वर्ष का बालक 3 शब्द बोलने लगता है। 2 वर्ष का बालक 120
शब्दों को जान लेता है। 3 वर्ष का बालक, अब 3 वर्ष की अवस्था में बालक जो बोलता है वो वाक्य बोलना सीख जाता है। अब हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था में भाषा विकास। तो बाल्यावस्था में 4 वर्ष की आयु में शब्दों का शब्दकोश लगभग 1550 शब्दों का हो जाता है और 5 वर्ष की आयु में 2070 शब्दों को जान लेता है। वाटसन ने संवेगों को कितने वर्षों में विभाजित किया है? ठीक है, वर्णन करना है। संवेगों को कितने वर्षों में कितने वर्गों में विभाजित किया है, इसका वर्णन करना है। तो संवेगों को तीन वर्गों में विभाजित किया है। फर्स्ट नंबर है क्रोध और सेकंड है भय और थर्ड है प्रेम। क्रोध क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्रोध तभी आता है जब कार्य में किसी प्रकार की बाधा पैदा होती है। कोई भी कार्य करते हैं आप, अगर उसमें बाधा उत्पन्न होगी तो आपको क्रोध आएगा, ये स्वाभाविक है, ऐसा सभी के साथ होता है। छोटे बच्चे क्रोध की अवस्था में प्रायः चिल्लाते हैं, पैर पटकते हैं तथा दांत से काटते हैं। बालक जब क्रोध की अभिव्यक्ति करता है तब वह उसका चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, बोलते हैं इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो। प्रेम क्या होता है? बालक में प्रेम संवेग पाया जाता है। वह अपने माता पिता से प्रेम करना जानता है तथा माता पिता से पृथक करने पर माता पिता से अगर अलग कर देते हैं तो वह बालक जो है रोने लगता है। उसके बाद में भय देखते हैं हम लोग। बालक में भय नामक संवेग भी पाया जाता है। भय की अवस्था में बच्चों की गति रुक जाती है। बच्चे अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं। बच्चे जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि से डरने लगते हैं। बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का सापेक्षिक महत्व पर समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाल विकास पर वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का प्रभाव बताइए। और बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव होता है, इसको हम लोग देखते हैं। बाल विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्न प्रकार से पड़ता है। तो कौन कौन से प्रकार उसको देखते हैं। बच्चों की बुद्धि वंशानुक्रम से संबंधित होती है। बच्चों का जो बुद्धि होता है वो वंशानुक्रम से संबंधित होता है। और बच्चों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। बच्चों में माता पिता की विशेषता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफर होती है, स्थानांतरण होता है, वो भी वंशानुक्रम के कारण होता है। बच्चों में स्वभाव वर्ण एवं कद वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। बच्चों का शारीरिक गठन एवं शरीर की बनावट उसके वंशजों पर निर्भर करता है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव, अब हम लोग देखते हैं बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव। ये वंशानुक्रम का प्रभाव हम लोग देख चुके हैं। तो निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? बच्चों को अच्छे वातावरण में रखने से बच्चों की बुद्धि प्रखर हो जाती है। अगर अच्छे वातावरण में बच्चा रहता है तो उसकी बुद्धि जो है तेज चलने लगती है। अच्छे वातावरण में रखने से बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है। और इसी के जो है अच्छे वातावरण में रखेंगे तो सामाजिक विकास होगा। अच्छे वातावरण में बच्चों को रखते हैं तो संवेगात्मक विकास होता है। और अच्छे वातावरण में अगर वातावरण दिया जाए बच्चों को तो शारीरिक विकास भी अच्छे प्रकार से होता है। यहाँ पे जो है हम लोगों का ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो समाप्त हो चुका है। 81 क्वेश्चन दिया था राज्य सीरीज में, सब कुछ हम कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग जो है ये फर्स्ट पेपर बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। अब आप लोगों को पूरे सीरीज का जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने टाइपिंग करवा रखा है। आज जो है टेलीग्राम चैनल पे पूरा पीडीएफ जो है बिल्कुल लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नों का आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हैं, ये चैनल भी नया है, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए और जो है चैनल को जो है अपने दोस्तों के पास बताइए कि डीएलएड का क्लास यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद हम लोग सेकंड पेपर देखेंगे। सेकंड पेपर का जो नाम है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, राजन सीरीज, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।